क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर को कैसे सॉल्व करें, किस पृष्ठ में कितना लिखना है कि फुल नंबर आए, फुल मार्क्स आए। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किस प्रश्न को कैसे लिखें और कितना अच्छा लिखें, कितना लिखना है कि फुल नंबर आपको मिले। इस मॉडल पेपर को मैंने अपने कॉलेज के एक बच्चे से सॉल्व करवाया है, तो उसकी कॉपी लेकर के आए हैं, तो इसी पर आपको समझाएंगे, बताएंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। और इसमें से है निभाग पाया जाता है। तो देखिए निभाग पाया जाता कहाँ, बीजांड में पाया जाता है। तो इस तरह से डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का और लिखेंगे का में कौन सा सही है, दूसरा, तो दूसरा और लिखेंगे बीजांड में। टिक भी कर सकते हैं आप चाहें तो। फिर अगला प्रश्न है, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है। तो जो बीटी कपास होती है, बैसिलस थुरिंजेसिस, जो मृदा में जीवाणु पाया जाता है, तो बीटी कपास उसी से बनाई गई है। तो ये जो कीट होता है, कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। तो इसका आंसर डालेंगे कीट। तो यहाँ पर पहला सही था, तो यहाँ पर पहला ही डालेंगे और टिक भी आप कर सकते हैं। तो पहला का खा उत्तर संख्या यानी प्रश्नोत्तर संख्या बिल्कुल सही से डालना है ताकि आपको फुल नंबर मिले। फिर देखिए इसमें है क्या पुरुष से संबंधित है। तो जो वैसेक्टोमी है ये पुरुष से संबंधित होता है और जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्त्रियों से संबंधित होता है, स्त्रियों से। तो इसमें डालेंगे पहला सही है, यानी पहला। और कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा, क्योंकि देखिए एक ये है और एक का गा वाला हम हल कर रहे हैं। तो एक का गा यहाँ पर डाला गया है और पहला सही है तो पहला यहाँ पर डाला गया। इसी तरह से आपको भी डालना ताकि अच्छे नंबर मिले। आंसर संख्या को स्पष्ट रूप से लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। निषेचन ना हो, फल का विकास हो जाए तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है। तो देखिए इसमें डालेंगे तीसरा सही है, अनिषेक फलन, टिक कर देंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घा है, देखिए पहले का घा है तो स्पष्ट रूप से आपको डालना है। और इसमें कौन सा सही, तो तीसरा सही है, तीसरा यहाँ डाल दिया, अनिषेक फलन, टिक कर दिया। इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में दूसरे का आते हैं। मेंडल कौन थे, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना। आइए इसको देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा और कितना लिखा जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का है, तो यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का और ग्रेगर जॉन मेंडल हेडिंग भी डाल देंगे। हेडिंग डालने से स्पष्ट हो जाता है कि आप क्या लिख रहे हैं, एग्जामिनर को ज्यादा खोजना नहीं पड़ता है। फिर लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में 22 जुलाई को माली परिवार में हुआ था। यानी इनका जन्म एक माली के परिवार में हुआ था। और मेंडल ऑस्ट्रिया देश के एक ब्रून शहर में, जो ऑस्ट्रिया देश है इसमें ब्रून शहर है, उस शहर में एक गिरजा घर में पादरी। और मेंडल ने उद्यान मटर का पौधा चुना था या गार्डन पी को चुना था। और मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है और इसकी आयु 3 से 4 माह की होती है। 1 वर्षीय है। पहली बात तो चुनने का कारण यह है क्योंकि देखिए प्रश्न में पूछा था मेंडल कौन थे ये तो हम जान गए। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना, तो देखिए इन्होंने उद्यान मटर को चुना था इसलिए क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है और इसकी आयु 3 से 4 माह की होती है। 3 से 4 माह में ही तैयार हो जाता है, इसीलिए इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना सरल था। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे को चुना था। तो इस प्रश्न का आंसर इतना हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 2 का खा, सहोपकारिता किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा और लिखेंगे सहोपकारिता। तो हेडिंग जरूर आपको डालना है। इसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ये जीवित रहने में, भोजन, कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। यानी 2 जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हों, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हों, चाहे वो कॉलोनी बनाने में चाहे जीवित रहने में हो, चाहे कोई भी कार्य करने, भोजन बनाने में हो, हर चीज में एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। अब उदाहरण पूछा है, उदाहरण लिख देंगे, डालेंगे उदाहरण और लिखेंगे लाइकेन तथा साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, ये लिख देंगे। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है।
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखिए जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, आणविक कैंची भी कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। और यह एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को विशेष स्पेसेस से काटता है, विशेष स्पेसिफिक प्लेसेस से काटता है, कट लगाता है, डीएनए को विशेष जगहों से कट करता है। अगर इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इसमें कम से कम 4 से 5 लाइनें आपको लिख देना है और चाहे तो आप चित्र भी बना सकते हैं। फिर अगला है परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए 2 का घा लिखेंगे और डालेंगे परागण। प्रश्नोत्तर संख्या आपको जरूर डालना है, अंडरलाइन जरूर करना है, हेडिंग जो है वो जरूर डालना है। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प या फिर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, परागण कहते हैं। और परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बस इतने से हो जाएगा क्योंकि कम नंबर का है। फिर अगला है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम बताइए। जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें उपयोग होने वाले किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम बताना है। तो देखिए इसमें से तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी 2 एंजाइम और लिखेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और हिंद थर्ड, इस तरह से लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेचिस नामक बीमारी किससे होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो देखिए डालेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क्योंकि 3 का है, और डालेंगे पेचिस। तो इसे अमीबिएसिस भी रोग कहा जाता है, अमीबिएसिस भी कहते हैं। पेचिस है इसे अमीबिएसिस रोग भी कहते हैं। और यह रोग अशुद्ध जल के पीने से हो जाता है। जो अशुद्ध जल होता है, प्रदूषित जल होता है, अगर उसको पी लिया जाता है तो हो जाता है। और अशुद्ध जल में एंट अमीबा नामक सूक्ष्म रोगाणु पाया जाता है। जो एंट अमीबा है यह प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है और यह सूक्ष्म जीवाणु उसमें पाया जाता है। यदि उसको आपने पी लिया तो फिर आपको पेचिस हो जाएगी, यानी इसी से पेचिस रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में जनक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंतों में घाव बना देता है। क्या करता है, आंतों में घाव बनाता है और कभी कभी जिगर या तिल्ली तक पहुंचकर उसमें फोड़े या अल्सर भी उत्पन्न कर देता है। अब देखिए प्रश्न में कहा गया था कि इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इस रोग के उपचार के लिए किसी योग्य चिकित्सक की आप सलाह ले सकते हैं, किसी योग्य चिकित्सक को दिखा सकते हैं। और फिर अगर अगली बात की जाए तो गंदगी की रोकथाम करनी चाहिए। जल गंदा नहीं होगा तो नहीं होगा, शुद्ध जल को सेवन करना चाहिए। खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए, जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी गंदी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। रोगी को अलग रखना चाहिए, अगर किसी को हो गया है तो वो सभी लोगों से अलग रहे। रोग अगर आपको हो गया है तो मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल, डिपेंडाल एम आदि दवाएं आप ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है परभक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो परभक्षण में देखिए मैंने मेढक वाला उदाहरण बताया था, जो मेढक होता है कीड़े वगैरह खाया करता है, ये देखते हैं इसको। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा डालेंगे यहाँ पर परभक्षण, इस तरह से हेडिंग डालना है। एक उत्तर के बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, अगर वो खत्म हो रहा है तब प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। तो परभक्षण 2 जातियों के जीवों के बीच वह पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। एक जाति का कोई जीव है, जैसे मेढक था, वो दूसरी जाति के जीवों को यानी कीड़े मकोड़ों को शिकार करके उनको खाता है। और वह जंतु जो शिकार करता है उसे शिकारी कहते हैं। जैसे मेढक है तो मेढक क्या हुआ, शिकारी हुआ, और कोई कीड़ा जिसको खाया इसने वो शिकार हो गया। तो शिकारी अथवा परभक्षी कहलाता है कौन, जो शिकार करता है। और जिसका शिकार करता है, जिसका शिकार वह करता है उसे शिकार कहते हैं, प्रे कहा जाता है। इस प्रकार के संबंध में केवल शिकारी को लाभ होता है, जो शिकारी होता है केवल उसको ही लाभ होता है, जबकि जो शिकार है उसका हमेशा हानि होती है, नुकसान होता है। परभक्षण की क्रिया शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के बीच मिलती है। जो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा। और फिर उदाहरण में आप लिख देंगे कि मेढक और कीट जैसे होता है। हिरण ने घास को खाया और चीते ने हिरण को खा लिया। तो इस तरह से
हो जाता है। फिर आप इसमें कोई चित्र भी बना सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे कीड़भक्षी पौधा है, कीटों को खाता है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए उत्तर संख्या 3 का ग डालेंगे और एक परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र हेडिंग डाल देंगे और इस तरह से बढ़िया से आपको चित्र बना देना है। ऐसे चित्र आराम से सुंदर सा नामांकित चित्र बनाएंगे और सही चित्र बनाना है, गलत चित्र नहीं बनाना है। उसका नामांकन आप चाहें तो एक तरफ करें, एक तरफ करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ करने से चित्र जो होता है वो अच्छा लगता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है और मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। तो देखिए डालेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घा और यहाँ डालेंगे क्राई प्रोटीन्स। जो मेन चीज है उसकी हेडिंग जरूर डालना है आपको। मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थोरेंजिएसिस, जो बीटी शॉर्टकट में कहा जाता है, बैसिलस थोरेंजिएसिस की कुछ नस्लों में प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन पाया जाता है। यानी ये जो बीटी है इसकी कुछ नस्लों में, कुछ जातियों में कह लीजिए, इसका जो एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है और इस जीन समूह से एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। जो एक विशेष जीन समूह पाया जाता है इसमें एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है और इस प्रोटीन के जो रवे होते हैं जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा होते हैं। जो स्पोर होते हैं उसके रवे इकट्ठा होते हैं और इनको क्रिस्टलाइन प्रोटीन अथवा क्राई प्रोटीन्स कहा जाता है। क्रिस्टलाइन या क्राई प्रोटीन्स कहते हैं और इनके संश्लेषण से संबंधित जीन समूह को क्राई जीन्स कहा जाता है। और आपको बता दें क्राई प्रोटीन्स विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं और कीटों के लार्वा के लिए जैव विष का कार्य करते हैं। जो कीटों के लार्वा होते हैं उनके लिए जैव विष का कार्य करते हैं। तो इस तरह से इसमें लिख देंगे। देखिए प्रश्न था कि मनुष्य से इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। इसके द्वारा ट्रांसजेनिक फसलें बनाई गई हैं और उन ट्रांसजेनिक फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, खरपतवार के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। इस तरह से इसका उपयोग हो रहा है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये डीएनए खंडों को पृथक करती है, अलग अलग करने का कार्य करती है। जो डीएनए के छोटे बड़े खंड होते हैं उनको अलग अलग करती है। तो उत्तर संख्या 3 का अंगा डालेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हेडिंग आपको जरूर डालना है ताकि अच्छे नंबर मिले। फिर यानी किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति या स्थानांतरण को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं या वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं आती है तो वैद्युत कण संचालन अगर लिखा हुआ है तो यही है, ये हिंदी होती है इसकी। और यह पूरी क्रिया एक जेल की सहायता से होती है, इसीलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और आपको बता दें ये जो जेल यूज होता है ये समुद्री शैवाल एगारोज से प्राप्त होता है। एगारोज जेल होता है जिससे क्या होता है कि जो डीएनए खंड होते हैं छोटे बड़े वाले वो सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। देखिए यहाँ पर शुष्क होगा, स्वस्थ लिखा है, तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। देखिए डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का और डालेंगे मरुद्भिद। ऐसे पौधे जो मृदा में पानी की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं उन्हें मरुद्भिद पौधे कहा जाता है और वहां तापमान भी उच्च होता है। यानी तापमान भी उच्च है, पानी की कमी भी है, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं तो उन्हें ही मरुद्भिद कहा जाता है। अब मरुद्भिद पौधों में अनुकूलन कहा गया था तो अधिकांश मरुद्भिद पौधों का जो आकार होता है वो छोटा छोटा होता है, बौने होते हैं। यानी मरुद्भिदी पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बौने होते हैं, छोटे होते हैं और वह शुष्क वायु से बचे रहने के लिए ये कार्य करते हैं। छोटे और बौने क्यों होते हैं, ताकि शुष्क वायु से बचे रहें और अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन भी ना हो, यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी ये कार्य करते हैं। अगर जड़ों में अनुकूलन की बात की जाएगी उनके, तो जो जड़ें होती हैं सुविकसित होती हैं ताकि दूर दूर तक जब जड़ें जाएंगी तो पानी कहीं ना कहीं वो खोज लेंगी, इसलिए सुविकसित होती हैं। अधिक शाखित होती हैं, यानी दूर तक शाखाएं उनकी फैली होती हैं ताकि वो पानी कहीं ना कहीं उनको मिल जाए। इस तरह से कई सारे आप उदाहरण बता सकते हैं और उदाहरण में नागफनी का चित्र भी समझा सकते हैं। फिर इसी प्रकार देखिए तनों में अनुकूलन आप लिख दीजिए, पत्तियों में अनुकूलन लिख दीजिए, तो इस तरह से पूरा डिटेल आप इसमें समझा दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं।
देखिए डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा और लिखेंगे डाउन सिंड्रोम। हेडिंग आपको जरूर डालना है और जो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे उससे एक लाइन छोड़ करके तब हेडिंग डालना है। जो एक आंसर समाप्त हो रहा है उससे भी 2-3 लाइनें छोड़ करके तब प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। तो डाउन सिंड्रोम में इस सिंड्रोम का वर्णन वैज्ञानिक लैंग डाउन ने किया था। और आपको बता दें यह सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। एकाधिक सूत्रता का मतलब होता है एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है, यानी 2 गुणसूत्र जैसे हैं तो 3 हो जाते हैं 21वें गुणसूत्र में, तो उसे ही डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और इस सिंड्रोम में जो व्यक्ति का चेहरा होता है वो मंगोलों जैसा हो जाता है। व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है? मंगोलों जैसा हो जाता है। इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। और जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, अंगुलियां ठूंठ जैसी हो जाती हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो मंद हो जाती है और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। इस तरह से आप बता सकते हैं और चित्र भी देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंतर है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का गा, हेडिंग डालेंगे फिर सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। फिर एक तरफ डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरी तरफ डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा और ये कॉलम इस तरह से बना लेंगे। फिर देखिए पहला अंतर है, इससे शरीर के लिए अपनी कोशिकाएं, जो शरीर की खुद की कोशिकाएं होती हैं वह संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज बनाती हैं, जबकि इसमें दूसरे जीव की एंटीबॉडी को शरीर में डाला जाता है। इसमें शरीर की खुद की कोशिकाएं प्रतिरक्षा बनाती हैं, जबकि इसमें दूसरे के जीव के शरीर की एंटीबॉडी को डाला जाता है। और सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है, जबकि निष्क्रिय में समय नहीं लगता है। और सक्रिय जो प्रतिरक्षा होती है ये हानिकारक नहीं है, जबकि ये हानिकारक भी हो सकती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये चिरस्थायी होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा चिरस्थायी नहीं होती है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है IVF क्या है। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घा डालेंगे और यहाँ डालेंगे IVF लिखेंगे। इसका पूरा नाम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है और यह एक तरीके की एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। और इस विधि में सबसे पहले कल्चर माध्यम में मादा के अंडे का पुरुष के शुक्राणु से संयोग कराया जाता है। जो मादा का अंडा होता है उसमें पुरुष के शुक्राणु से संयोग करवाते हैं और इसके बाद में जायगोट में कोशिका विभाजन शुरू होने पर भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार शिशु बनता है और ये इस तरह से आप चित्र भी बना दीजिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है 5 का लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो डेली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का और लिखेंगे लिंग संलग्न गुण। हेडिंग जरूर डालना है, इसमें देखिए हेडिंग नहीं डाला है, यहाँ पर आपको हेडिंग जरूर डालना है लिंग संलग्न गुण। और लिखेंगे अप्रभावी लिंग संलग्न रोग अधिकतर नर में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें केवल X गुणसूत्र ही पाया जाता है, X, और Y गुणसूत्र पर इन लक्षणों के जीन नहीं पाए जाते हैं। XY पुरुष में पाया जाता है और पुरुष में केवल एक ही X है, Y पर इन लक्षणों के जीन होते ही नहीं लिंग संलग्न वाले, तो केवल X पर ही होगा जो कि Y पर होता नहीं। यही चीज इसमें बताई गई है। और लिंग संलग्न लक्षणों के जीन पिता से पुत्री में पहुंचते हैं, क्योंकि पुत्री में एक X गुणसूत्र मां से और दूसरा X गुणसूत्र पिता से आता है। तो इस तरह से पूरा डिटेल में आप लिख देंगे। देखिए आगे कहा गया था 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम। तो हीमोफीलिया है, वर्णांता है, 2 लिंग संलग्न रोग होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वाटसन और क्रिक का द्विकुंडली का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए इस तरह से आप इसका चित्र बना देंगे, ये इस तरह से। और इसमें बांड भी आपको दिखा देना है कि C किससे जुड़ेगा, A किससे जुड़ेगा। तो A T से जुड़ता है डबल बांड के द्वारा और C G से जुड़ता है ट्रिपल बांड के द्वारा। इस तरह से बनाकर उनको नामांकित कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा बनाया गया है और ये लिखा भी गया है, तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वायु परागण की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए
हेडिंग डालेंगे प्रश्न संख्या 5 का गा और वायु परागण। पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहा जाता है। यानी पुष्पों में जब वायु के द्वारा परागण होता है तो उसे ही वायु परागण कहते हैं। तो वायु परागण द्वारा परागित जो पुष्प होते आकर्षणहीन होते हैं, उनमें आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, गंध की आवश्यकता नहीं होती है, मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे पुष्प एक लिंगी होते हैं, जो वायु के द्वारा परागित होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। जैसे मक्का है, एक लिंगी होता है, ऊपर नर पुष्पक्रम और नीचे पत्ती के कक्ष भी मादा पुष्पक्रम होता है। और वायु परागित पुष्प अल्प विकसित दलपुंज वाले होते हैं। उनके दलपुंज कैसे होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। देखिए इस तरह से आप मक्का का चित्र भी बना दीजिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से मक्का का चित्र भी बना सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। तो स्थायी विधियां दो ही हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, देखिए वैसेक्टोमी में पुरुष की जो शुक्रवाहिनियां होती हैं इनको काट कर बांध दिया जाता है। जो शुक्रवाहिनियां इधर भी काट कर बांध देते हैं, इसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। और इसे नसबंदी भी कहते हैं, हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है। और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? तो नलबंदी होती है। जो स्त्रियों में फैलोपियन नलिकाएं होती हैं उनको काट कर जब बांधा जाता है तो उसे ही ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जिससे नलबंदी भी कहते हैं। तो ये दोनों विधियां स्थायी विधियां हैं परिवार नियोजन की। इनके बारे में लिखकर आप चित्र भी बनाइए। और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है इसकी विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं ये देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का था प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी होती पूछा गया था। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां होती हैं। विवरण देने को कहा गया तो थोड़ा सा आप दे सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व में लाखों व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं और बहुत से लोग मर जाते हैं। मलेरिया बुखार प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम जो होता है इसके कारण होता है। और इसका वाहक कौन है अगर कहा जाए तो मादा एनाफ्लेज मच्छर होता है। और इसमें होता क्या है तो कपकपी लगती है, ठंड लगती है, यानी कपकपी और ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार आता है और कुछ समय बाद पसीना आने लगता है और सिर में तेज दर्द होता है। तो इस तरह से आप पूरा बता देंगे, अच्छे से लिख देंगे और लिखने के बाद आप चाहें तो पूरा चित्र भी इसका बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। उत्तर संख्या 6 का खा और लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक अत्यधिक संवेदनशील लोकप्रिय तकनीक है और इस तकनीक के द्वारा बलात्कार, हत्या, पैतृक विवादों आदि को सुलझाने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम दिखा रहे हैं, इस तरह से बढ़िया से सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। और आप मेरे चैनल से वीडियो देखिए, फुल वीडियो वहां पर मैंने समझाया हुआ डिटेल से कि किस तरह से होगा ये। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का चित्र भी बनवाया हुआ है बच्चों से, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र, ये देखते हैं हिंट डालेंगे 6 का गा, लिखेंगे बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र। तो ऐसे जंगली क्षेत्र जहां वन्य जीवों के साथ साथ कुछ पौधों को भी संरक्षित किया जाता है तो उसे ही बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है या फिर जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, क्रोड जोन, बफर जोन, मैनिपुलेशन जोन्स। तो इसको इस तरह से आप चित्र बना दीजिएगा और इनके बारे में एक एक करके बढ़िया से लिख देंगे। इस तरह से आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अपरा बंधता, अपरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे प्लेसेंटा भी कहा जाता है और बंधता भी। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। देखिए डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का घा, ये सब काट पीट किया है, बच्चों से लिखवाई गई है कापी इसलिए थोड़ा सा काट पीट है। 6 का घा डाल करके आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। अपरा यहाँ पर डालेंगे, इस तरह से डिटेल में आप समझा देंगे इसको। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के उसको अच्छे से देख लीजिए कि कैसे आपको लिखना है। और इसको लिखने के बाद देखिए चित्र भी इसमें बताया गया है, तो आप अच्छे से चित्र भी समझा सकते हैं या बना सकते हैं। चित्र बनाने से क्या होता है, नंबर अच्छे प्राप्त होते हैं। इस तरह से बंधुता के बारे में लिख देंगे तो काम हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित करेंगे। तो अथवा अगर ये नहीं करते हैं तो आप प्रभाविता और मानव जीनोम बताना है आपको। तो देखिए जैव विविधता, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 7 का डालेंगे और जैव विविधता इस तरह से लिख देंगे। पूरा हेडिंग डाल कर लिखना है, इसका कैसे संरक्षित करेंगे,
पूरा आप बताएंगे। और ये देखिए इस तरह से पूरी तरह अच्छी तरह से लिखेंगे ताकि अच्छे नंबर आपको प्राप्त हों। और कोशिश करेंगे अच्छी राइटिंग बनाएंगे, अक्षरों से अक्षरों के बीच की दूरी, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। इस तरह से पूरा लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अप्रभाविता का नियम, मानव जीनोम। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते तो ये कर सकते हैं। फिर अगला है मेंडल कौन थे, इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया, पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो इनके बारे में लिखने के लिए देखिए इस तरह से पूरा उत्तर संख्या 8 का डालेंगे, मेंडल कौन थे इनके बारे में लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर पृथक्करण का नियम समझा देंगे और इसको चित्र के द्वारा भी इस तरह से पृथक्करण के नियम को समझा देंगे। तो ये सब मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकी के जनक कौन थे और आनुवांशिकी के नियमों की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, तो अथवा वाला छोड़ करके पुनर्योगज डीएनए तकनीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अथवा देखिए इस तरह से आप पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी ले सकते हैं, पारजन्य जंतु भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर पारजन्य जंतु बताया गया है, देखिए यहाँ अथवा लगा था पारजन्य जंतु, इसलिए ये छोड़ करके ये किया गया है। तो ये इस तरह से आप पारजन्य जंतु लिख सकते हैं। देखिए बढ़िया सा चित्र भी अब बना लेंगे।